हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आप लोगों को मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में प्रोवाइड करता है नोट्स भी, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड होते हैं। अगर आप इन नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जो है उसे क्लिक कीजिए और आगे की प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, इनके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इफ यू वांट टू एक्सेस दीज ई बुक्स एंड बुक्स तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगी। अगेन आपको उस पर क्लिक करना है, जो भी एक फॉर्म आएगा उसे आपको फिल करके सबमिट कर देना है। देन उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लोगों को जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2018 हम लोग करने वाले हैं उसे सॉल्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लें इसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब आप लोग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे और जब फिर आप जाकर अपना एग्जाम दोगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, रिपीटेशन होता है पैटर्न्स का, कि किस पैटर्न का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा गया, थोड़ा सा उससे रिलेटेड आपसे जो है करंट ईयर में पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम जो है क्वेश्चंस उठाकर दे दिए जाते हैं। तो इन दैट केस अगर आप लोगों ने पहले इन सॉल्व किया रहेगा तो जब आप एग्जाम दोगे तो वो चीज आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी और आपको पता होगा कि कैसे आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं। नाउ एज वी नो कि पैटर्न चेंज हो जाते हैं, राइट, कि भाई 2018 में जो है जैसे कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थी सीबीएसई के अकॉर्डिंग 12th क्लास में। अगर हम लोग बात करें हमारे करंट ईयर में 2020 टू 23 वाला जो बैच अगर उसकी बात करें तो अभी हमारे पास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स है सीबीएसई के अकॉर्डिंग 12th क्लास में, ठीक है। सो इन दैट केस जो है पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस किस वे में पूछे जा सकते हैं वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर रहता है, ठीक है, और इसीलिए जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, अब किस पैटर्न का आपके पास में, या जो हमारे पास में हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आने वाला है, या उसमें जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे क्या नहीं होंगे, इसके लिए हम लोगों ने सैम्पल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जो कि सीबीएसई ने जो है पब्लिश किया था, ठीक है। तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर का जो पूरा सैंपल है, ठीक है, वो कैसा होने वाला है, मतलब कि पूरा जो है पैटर्न क्या होगा, कितने कितने मार्क्स से कितने कितने क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल्सो स्टूडेंट्स 2018 की जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ पर आपके पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स था, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे, सिंपल सी चीज है कि वो जब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं तो हम उसे यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप लोगों के पास में एक डाउट आएगा कि मैम हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो देखो हम लोगों ने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए, ठीक है। एक तो सैम्पल पेपर जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल जो पब्लिश्ड सैंपल पेपर था वो वाला, उसके अलावा मैंने आप लोगों को पूरे कंप्लीटली जो है 10 सैंपल पेपर सॉल्व करवाए, ठीक है। 10 सैंपल पेपर बहुत होते हैं और ये जो 10 सैंपल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये खुद ने बनाया, मतलब कि ये मैग्नेट ब्रेन्स के खुद के जो है सैंपल पेपर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से जो है बुक्स से उठाए हो। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपने ये 10 सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको और भी जरूरत लग रही तो आप जो है ये जो वेरियस हमारे पास में बुक्स आती है, पब्लिशर्स आते हैं, उनके भी अगर आप सैंपल पेपर्स देखोगे तो क्या होगा कि आपके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो उससे जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे से जो है पूरा आपका क्लियर आउट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें तो आपको हर एक जो है आपके एग्जाम में ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं। एट प्रेजेंट हम यहाँ पर इन्हें स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी 2018 का पेपर है और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारे करंट ईयर के लिए वैसे भी क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। करंट ईयर के लिए जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जो सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग गिवन है वो तो हमें पता ही है। उसके अलावा जो है जब आपके पास में एग्जाम आप दोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, हर एक
सब्जेक्ट के एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, थियोरेटिकल पेपर। जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है, तो प्रैक्टिकल जो है वो चीज अलग रखेंगे। हम अभी यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा थियोरेटिकल पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। So section A belongs to microeconomics. So question 1 to 12 are not in the syllabus because they are of microeconomics, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि आपका सेक्शन बी का पार्ट है। सेक्शन बी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वर्ड लिमिट रखनी रहेगी और सारी चीजों को सॉल्व करना रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज कि हम लोग यहाँ पर इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी पेन और कॉपी साथ में रखना है। क्वेश्चन आया है सामने आप लोगों के पास में, डिफाइन मनी सप्लाई। जो वीडियो है उसे 1 मिनट के लिए पॉज करो, मनी सप्लाई क्या होता है लिखो, 1 मार्क के अकॉर्डिंग जो है लिखो कि मनी सप्लाई क्या होता है। उसके बाद में वीडियो को आपको क्या करना है, रिज्यूम करना है और यहाँ पर जो मैं आंसर बता रही हूँ उससे अपने आंसर को चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर और मैंने जो आंसर बोला है वो वर्ड टू वर्ड सेम नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज सिंपल सी चीज है कि एक ही पर्टिकुलर डेफिनेशन को आप 50 अलग तरीकों से लिख सकते हो, तो आपका और मेरा जो है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम नहीं होने वाला है। अब आपको क्या चीज करनी है कि आपको ये देखना है कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या इसमें से आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि आपके आंसर में इनकलकेट कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो है वो और ज्यादा अच्छा बन जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। ये चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। ऑल्सो आंसर लिखते टाइम किस चीज का ध्यान देना है, हमें इस चीज का ध्यान देना है कि आप लोगों को पैराग्राफ्स कम लिखने हैं, पॉइंट्स में ज्यादा आंसर लिखो, फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ, डायग्राम्स वगैरह बनाओ, ठीक है। इन सारी चीजों पर ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ में। डिफाइन मनी सप्लाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। मनी सप्लाई क्या होता है उसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ऑल्सो यहीं पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एट प्रेजेंट आप लोगों को बहुत डिटेल में ये सारी चीजें नहीं समझाने वाली हूँ। रीजन बीइंग कि हम ये सब कुछ जो है ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो इफ इन केस अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट आए और ये अगर आपको लगे कि नहीं आपको इस चीज को डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी चीजें बहुत ही इजीली अरेंज्ड मिल जाएगी। वहां से आप जो है जो भी पर्टिकुलर वीडियो की या टॉपिक की आपको जरूरत है उसका वीडियो देख लो, उसे समझ लो और फिर आकर जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज बेसिकली जो टोटल मनी है सर्कुलेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और इन एग्जिस्टेंस इन अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आप इसको जो है और एड ऑन कर सकते थे। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। मनी सप्लाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है जो M1 का, वो वाला आप यहाँ पर लिख सकते थे कि क्या क्या जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स वगैरह लिख सकते हो। तो इस वे में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 मार्क्स में पूछा है, लेकिन मान लो आपसे एग्जाम में ये 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप उसे कैसे जो है एलैबोरेट कर सकते हो। आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के पास में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से क्या है जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है। आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से टिक करना है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, और ऑप्शन सी सब्सिडीज। कैसे हुआ सब्सिडीज, नेशनल इनकम क्या होता है, NNP@FC, ठीक है। ये है फैक्टर कॉस्ट पर। जब हम फैक्टर कॉस्ट पर कोई भी चीज को निकालते हैं, जैसे कि मान लो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं NIT को, इज इक्वल्स टू हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है। अब NIT को, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम ब्रॉड मैनर्स में लिखें, सो दैट वुड बी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। ये चीज करते हैं, ये माइनस का साइन यहाँ पर है, इसके ब्रैकेट्स ओपन अगर हम लोग कर दें तो दैट वुड बी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडीज। तो इन शॉर्ट जो सब्सिडीज है वो आपके इसमें क्या हो रहा है, इसमें अफेक्ट हो रही है या इंक्लूड हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे हैं। सो इसीलिए जो है ये आपका सब्सिडीज क्या हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर बनता है कि इनमें से क्या अफेक्ट करता है नेशनल इनकम को। सो दैट वुड बी सब्सिडीज, ठीक है।
फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाई डज द कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। हमें हमेशा से पता है कि कंजम्पशन कर्व जो है वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब कि वाई एक्सिस से कहीं से भी स्टार्ट होगा, लेकिन कभी भी ये इस पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन क्या है, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं होता है कंजम्पशन कर्व? क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो है कोई काइंड ऑफ कंजम्पशन होता है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल अगर नहीं होगी तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। एंड बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो ओरिजिन से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। सो एज कंजम्पशन इंक्लूड्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर कंजम्पशन कर्व जो है इट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, जो सेंट्रल बैंक है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि मनी सप्लाई को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। रेजिंग द रेपो रेट, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से मनी सप्लाई एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट विल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अगर रेपो रेट रेज हुआ है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रेज होगा, अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट रेट है, मार्केट बोरोइंग इंटरेस्ट रेट है, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, विच विल डिस्करेज दी बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन, ठीक है। तो इसके लिए इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी मनी सप्लाई। रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो गया तो अब जो है जो कमर्शियल बैंक्स है वो अपना जो मनी है, अपने जो रिजर्व्स वगैरह, ठीक है, उनका जो भी सरप्लस मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास में ज्यादा जो है क्या करेगी, पार्क करेगी। रीजन बीइंग कि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से, तो इससे भी जो है मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक्स जो है कम लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी, रीजन बीइंग कि उनके पास में उतना रिजर्व नहीं रहेगा। देन बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेती सेंट्रल बैंक तो बाय करने के जो है रिटर्न में क्या प्रोवाइड करेगी, मनी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल बैंक। तो अल्टीमेटली जो है सिक्योरिटीज बाय की गई तो जो है मनी कहाँ आया, इकोनॉमी में आया, तो इससे जो है आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा और सेलिंग बाइंग का अपोजिट हो जाएगा, तो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, गिवन नॉमिनल इनकम हाउ कैन वी फाइंड रियल इनकम, एक्सप्लेन, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको क्या बोला गया कि आपके पास में नॉमिनल इनकम गिवन है, अगर नॉमिनल इनकम गिवन है तो आप रियल इनकम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें बेसिकली यहाँ पर लिखना है और थोड़ा सा जो है उसे हमें एक्सप्लेन कर देना है। तो रियल इनकम कैसे आप फाइंड आउट करते हो, नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट दी रियल इनकम गिवन नॉमिनल इनकम, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा होता कि अगर नॉमिनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है और रियल इनकम गिवन है तो आप क्या करते, आप फिर ये फॉर्मूला लिखते, रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से आपको चेंजेस करने रहेंगे, ठीक है। So consider price index of base year as 100 when nominal income is given. We can convert it into real income with the help of GDP deflator. ठीक है, ये जो है अगर हम लोग मान रहे हैं कि बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 है, तो फिर जो है हम GDP डिफ्लेटर से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाए, इसी का एक और वाला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। Which among the following are final goods and which are intermediate goods? Give reason, ठीक है। इनमें से फाइनल गुड्स कौन से और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, हमें ये बताना है रीजंस के साथ में। अब कोई भी गुड फाइनल हो गई या इंटरमीडिएट हो गई, किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर, ठीक है। अगर एंड यूज जो है वो कंजम्पशन का है तो वो आपका फाइनल गुड होगा, और अगर एंड यूज है रीसेल पर्पस या फिर जो है कन्वर्जन ऑफ दैट गुड इनटू सम अदर गुड, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एंड यूज क्या है। सो मिल्क परचेस्ड बाय ए टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर मिल्क परचेज किया गया। ये टी स्टॉल का काम क्या है, चाय बेचना, उसका काम जो है मिल्क बेचना या मिल्क को कंज्यूम जो है फाइनल यूज के लिए नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस मिल्क को यूज कर रहा है, इस मिल्क को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है फॉर मेकिंग टी, ठीक है। सो दैट मीन्स जब मिल्क परचेज किया गया बाय अ टी स्टॉल तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है।
देन बस परचेज्ड बाय अ स्कूल, स्कूल ने क्या किया है, बस को परचेज की है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। जूस परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन से जो है स्टूडेंट ने जूस परचेज किया, तो अब स्टूडेंट उस जूस को परचेज करके क्या करेगा, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल गुड, ठीक है। तो अब विथ रीजन हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, तो फर्स्ट वाला इट इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी एंड नॉट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। सेकेंड वाला हमने लिखा है इट इज अ फाइनल गुड एज इट इज परचेज्ड बाय स्कूल फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। एंड सी आपका इट इज फाइनल गुड एज इट इज परचेज्ड बाय स्टूडेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डिफाइन मल्टीप्लायर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4। आपको जो है सबसे पहले बताना है कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच का क्या रिलेशनशिप है आपको ये शो करना है, एंड देन उसके बाद में हमें ये भी बोला गया है कि हमें जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है 4 गिवन है तो। अब देखो बहुत ही क्लियरली हमें पता है k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में k 4 है तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे और इस पूरी चीज को सॉल्व कर दोगे तो आपको एमपीसी की वैल्यू मिल जाएगी। एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप हम लोग बता देंगे। और मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर आपको बेसिकली ये बताता है कि एक पर्सन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से उसकी जो इनकम है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। ये तीनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है, सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। सो इन इकोनॉमिक्स अ मल्टीप्लायर इज अ फैक्टर बाय व्हिच गेन्स इन टोटल आउटपुट आर ग्रेटर देन द चेंज इन स्पेंडिंग दैट कॉज्ड इट। इट इज यूजुअली यूज्ड इन रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल नेशनल इनकम, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर अगर हम लोग बताएं, यहाँ पर जो है हम लोग कोलन्स लगा देंगे, तो दिस वुड बी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर as higher the value of the MPC the higher the multiplier and vice versa, ठीक है। देन यू हैव जो हमारा यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बोला गया हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, ये हो गया आपका 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। अब इसे कुछ हम इस वे से सॉल्व कर देते हैं, ये 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी है, तो इस 1 माइनस एमपीसी को कलेक्टिवली आप लोग कहाँ ले जाओ, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस विड बी 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा आपका, दिस वुड बी 0.25, ठीक है। और इधर क्या है आपका 1 माइनस एमपीसी। अब अगर हम 1 में से 0.25 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द एमपीसी दैट वुड बी 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0.75 जो है ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशनरी गैप, स्टेट 3 मेजर्स टू रिड्यूस दिस गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और 3 मेजर्स हमें बताने हैं जिससे कि हम लोग जो है इस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली क्या होता है, ये वो गैप होता है जो कि एक्सेस डिमांड की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। एंड इन्फ्लेशनरी गैप यूजुअली गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन, ठीक है, इन द इकोनॉमी। जब एक्सेस डिमांड होती है और सप्लाई अगर उतनी नहीं होती है, और अगर हम लोग देखें कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर अगर हम लोग देखें तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई है हमारे सप्लाई से। तो अल्टीमेटली वो जो सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पीरियड में जो प्राइजेस है वो राइज होने लगते हैं, एंड दैट इज व्हाट जो है जिसे कि हम क्या जानते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप है जो कि आपकी डिमांड के बीच में, कौन सी डिमांड के बीच में, आपकी जो एक्चुअल डिमांड है और आपकी जो एस्टिमेटेड डिमांड थी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे भी हम इन्फ्लेशनरी गैप बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अलग अलग काइंड से जो है आप इसकी क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। सो एन इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द पोटेंशियल
फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने डिमांड ना लिख कर क्या लिख दिया, जीडीपी भी लिख दिया। तो ये चीज भी क्या है, ये चीज भी सही है, इसमें भी कोई भी काइंड ऑफ जो है गलती नहीं है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम 3 मेजर्स तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, आपका जो डिमांड सप्लाई है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। सॉरी नॉट दिस वन, ये हमारी ये वाली डिमांड सप्लाई, हम लोग डिमांड सप्लाई वो वाली नहीं लेनी है, इंडिविजुअल नहीं, एग्रीगेट वाली, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई आप ले सकते हो, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दिस इज योर एस्टिमेटेड डिमांड, या फिर हम ये बोलें कि जो हम लोगों ने सोची थी वो डिमांड, ठीक है, एक्स हैंड डिमांड, और ये आपकी एक्सपोस्ट डिमांड बना दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो है। तो इस वजह से जो है आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बनाकर भी बता सकते हो, जो ग्राफ है उससे भी बता सकते हो कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ठीक है। और ग्राफ वगैरह बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत बहुत टाइम लगा दिया, जल्दी जल्दी में जो है ना, मतलब कि एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दो, कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। और जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा बहुत ये डायग्राम ग्राफ इन पर थोड़ा सा एम्फेसिस हमें डाल देना चाहिए, ठीक है। अब 3 मेजर्स हमें बताने हैं इस गैप को रिड्यूस करने के लिए, तो वो देख लेते हैं। देखो तीनों मेजर्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशनरी गैप है, मतलब कि ऑलरेडी डिमांड क्या है, हाई है, डिमांड हाई है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि लोगों के पास में पैसा है, तो लोगों के पास से पैसा क्या कर लो, ले लो। अगर हम लोग मनी ले लेंगे, अगर सेंट्रल बैंक जो है एक्सेस मनी को अपने पास ले जाएगी, तो ये जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो बस वही चीज आपको यहाँ पर करनी है कि जो सारे मेजर्स आप लिखोगे वो आपको ऐसे ही यूज करने हैं जिसमें कि मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फिस्कल पॉलिसी ले ली। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो इट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, व्हेन करेंट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल बैंक्स क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। मनी broadly refers to currency notes and coins, whereas credit generally means loans, that is finance provided to others at a certain rate of interest. Monetary measures, that is instruments, affect the cost of credit, that is rate of interest and availability of credit. Thus it helps in checking the excess demand when credit availability is restricted and credit is made costlier, ठीक है। देखो आप जो हो ना ऐसे जनरलाइज्ड वे में भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग आंसर देख रहे हो कि हमने फिस्कल पॉलिसी ले लिया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी ले लिया, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड मैनर में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और स्पेसिफिकली आप लोग जो है वो भी लिख सकते हो कि आपने लिख दिया कि जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक, या फिर रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए, बैंक रेट इंक्रीज कर देना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देना चाहिए। तो इस वे से जो है आप स्पेसिफिकली भी इंस्ट्रूमेंट्स बता सकते हो और इस वे में जनरलाइज भी बता सकते हो, दोनों ही चीजें आपकी सही रहेगी। देन कम्स टू मिसलेनियस, सो अदर एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स आर इम्पोर्ट प्रमोशन, wage freeze, control and blocking of liquid assets, compulsory savings schemes for household, increase in production by utilizing idle capacities etc, ठीक है। और जो कुछ अदर मेजर्स है वो कुछ ये हो गए आप लोगों के इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसका एक और वाला क्वेश्चन है, वो मतलब इसी का जो और वाला है वो देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एग्रीगेट डिमांड, स्टेट इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, यही क्या है, यही इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। आप सी प्लस आई भी बता सकते हो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, और आप 4 सेक्टर इकोनॉमी भी बता सकते हो जिसमें कि आप सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करते हो, ठीक है। व्हाट इज जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये कंपोनेंट्स आप लोगों को बताने हैं, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। So aggregate demand or domestic final demand is the total demand for final goods and services in an economy at a given time. It specifies the amount of goods and services that will be purchased at all possible price levels, ठीक है। ये क्या शो करता है आपका एग्रीगेट डिमांड, आपका एग्रीगेट डिमांड जो वो स्पेसिफाई करता है वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि परचेज किए जाएंगे एट ऑल पॉसिबल प्राइस लेवल्स, ठीक है। सो कंपोनेंट्स क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के, तो हमने जो है ये 4 सेक्टर इकोनॉमी लिखा है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। दिस वुड
बी एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है, जो कि हम क्या बताते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमने चारों चीजों को बता दिया कि सी प्लस आई प्लस जी और ये सारी चीजें क्या हमें शो कर रही है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर देना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो है उसकी वो लिख दिया कि AD इज इक्वल्स टू दिस 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 होता है, उसे आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। सो दिस इज मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड समटाइम्स कंजम्पशन अकाउंट्स फॉर द लार्जर पोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन शिफ्ट्स द AD कर्व टू द राइट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सेकेंड ऑफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द स्पेंडिंग ऑफ फर्म्स नॉट हाउसहोल्ड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, फर्म्स की जो स्पेंडिंग है वो बताता है, हाउसहोल्ड्स की स्पेंडिंग को नहीं बता रहा है। हाउएवर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो द मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ AD एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स AD टू द राइट इन द शॉर्ट टर्म एंड हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। Then comes to government expenditure. तो government spending forms a large total of aggregate demand and an increase in government spending shifts aggregate demand to the right, ठीक है। जो हमारा कर्व है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट साइड शिफ्ट हो रहा है मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या आपकी जो प्रॉपर पूरी एग्रीगेट डिमांड है वो, ठीक है। सो दिस स्पेंडिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू ट्रांसफर पेमेंट्स एंड कैपिटल स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो आपकी ट्रांसफर पेमेंट एंड कैपिटल स्पेंडिंग होती है। Transfer payments includes pensions and unemployment benefits and capital spending is on the things like roads, schools and hospitals, ठीक है। Government spends to increase the consumption of health services, education and to redistribute income. They may also spend to increase aggregate demand, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ इन रीजंस की वजह से स्पेंड करती है, ऑल्सो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग अपनी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो हो जाता है। देन कम्स टू नेट एक्सपोर्ट्स। सो इंपोर्ट्स आर फॉरेन गुड्स बॉट बाय कंज्यूमर्स डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट्स आर डोमेस्टिक गुड्स बॉट अब्रॉड। ऑल राइट, आई गेस ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड दिस कंपोनेंट कैन बी नेट इंपोर्ट्स टू इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये नेट इंपोर्ट्स भी हो सकता है, कब होगा, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे एक्सपोर्ट से, तब, ठीक है। सो एन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट्स एग्रीगेट डिमांड टू राइट, द एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसी अफेक्ट्स नेट एक्सपोर्ट। ऑल राइट, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हमने बता दिया क्या है, और एग्रीगेट डिमांड के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। आई गेस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is 0.6 and initial income in the economy is 100 crores. Prepare a schedule showing income, consumption and saving. Also show the equilibrium level of income by assuming autonomous investment as 80 crores, ठीक है। autonomous investment आप लोगों के पास में गिवन है 80 crores का, जो marginal propensity to consume है वो आपके पास में गिवन है 0.6 की, और जो initial income है इकोनॉमी की वो कितनी गिवन है आपके पास में 100 crores की गिवन है। अब आपको जो है एक शेड्यूल बनाना है जिसमें कि आपकी इनकम, कंजम्पशन और सेविंग आपको करनी है शो, ठीक है। कैसे शो करोगे, क्या कैसे इसे फाइंड आउट करने वाले हो, इस चीज को हम लोग देख लें। तो देखो ये हमारा जो है शेड्यूल पर आते हैं। सबसे पहले हमने बताया गिवन क्या है आपका MPC 0.6, इनिशियल इनकम है आपकी कितनी 100 करोड़ की, और इन्वेस्टमेंट कितने का है 80 करोड़ का है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। ये इनकम हमने ले ली स्टार्टिंग वाली 100, देन यू हैव कंजम्पशन जो कि अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए अभी इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी इस पर थोड़ा इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। सेविंग्स भी अभी हम थोड़ी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास में 80 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 80 कॉमन है क्योंकि ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट वाला कंजम्पशन है हमारा, दैट इज जो ऑटोनॉमस तो यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि इनकम स्टार्ट ही 100 से हो रही है और उसके ऊपर का हमें कुछ दिया नहीं है, जीरो लेवल ऑफ इनकम का। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है सॉरी उसे 0, ठीक है। तो अब जो ये वाला कंजम्पशन लेवल फाइंड आउट करते हैं। वी नो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस CY, और वी कैन से BY। जो आपका MPC है उसे हम C से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पर जो है B से डिनोट कर देते हैं, मतलब कि दोनों ही चीजें सही है। आप लोग जिस भी वे से डिनोट कर रहे हो वो सही है, चाहे आप C से करो चाहे आप B से करो, ठीक है। तो हमने ये लिया, तो दैट वुड बी क्या हो जाएगा 0 प्लस
0.6 इंटू वाई, इस चीज को भी अगर हम लोग ले जाएं, हटा दें, तो कंजम्पशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू इनकम कर देंगे तो कंजम्पशन निकल जाएगा, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई भी होता है, तो इस चीज पर अभी बाद में आ जाते हैं, इसको बाद में समझ लेंगे, पहले कंजम्पशन निकाल देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 0.6 इंटू 100 करना है, तो दिस वुड भी कितना, 60। शेड्यूल बनाना है, इनिशियल इनकम 100 है, तो आगे की हमने क्या अज्यूम कर ली कि 100 से इंक्रीज हो रही है, हर एक में क्या कर दो, 0.6 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आ जाएगा आपका 120, 130, 240 एंड 300, ठीक है। इन सब में हमने जब 0.6 को मल्टीप्लाई किया। नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि आपका जो कंजम्पशन और सेविंग्स है, इन दोनों को ऐड कर हमें क्या मिलता है, इन दोनों को ऐड कर हमें इनकम मिलती है, राइट। इनकम क्या है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो बस उस वे से जो है आप क्या निकाल दो, सेविंग्स निकाल दो। आप इस वे से भी निकाल सकते हो कि एमपीएस फाइंड आउट करके और फिर निकालो, और इतना जो है हमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इनकम माइनस कंजम्पशन कर दो तो सेविंग्स मिल जाएगा। तो इनकम माइनस कंजम्पशन कर देते हैं, 100 माइनस 60 विल गिव यू 40, 200 माइनस 120 ये आ गया 80, 120, 160 एंड 200, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इनकम, कंजम्पशन, सेविंग निकल गया, इन्वेस्टमेंट दिया था वो हमने लिख दिया। ये एक पार्ट जो है क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट था कि आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो हमें बताना है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकाल सकते हो, दो हमारे पास में अप्रोचेस होते हैं, एक होता है आपका एडीएस अप्रोच, दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस, एक होता है आपका एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच, ठीक है। सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट जहां पर आता है वो भी हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अब एडी और एएस तो गिवन नहीं है, अगर आपको एडी एएस अप्रोच से निकालना है तो अब आपको दो यहाँ पर कॉलम्स और बढ़ाने पड़ेंगे एडी और एएस को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। एडी क्या होता है, एडी होता है आपका सी प्लस आई, एएस होता है आपका सी प्लस एस, राइट। तो ये हम फाइंड आउट करें तो इतना करने की जरूरत क्या है, जब आपके पास में ये चीज के लिए जो है अगर चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एस और आई दोनों ही हमारे पास में वेरिएबल्स है, तो जहां पर एस और आई इक्वल हो जाएंगे वो आपका क्या है, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। तो कहां पर ये इक्वल हो रहा है, इस पॉइंट पर नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, दैट मीन्स ये वाली जो आपकी प्लेस है वहां पर क्या है, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर वर्क कर रही है। तो इट मीन्स कि 200 रुपीज की जो है हमारी जो इनकम है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगा हमारा 200 करोड़ का, यहाँ पर आपने सीआर लिख देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है करोड़ का तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये सारी वैल्यूज जो है वो करोड़ में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 200 करोड़, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। जो रिजर्व बैंक का एक रोल होता है, एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसे क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ये बेसिकली क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है वो पहले जो है सारे अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे हेल्प मांग लेती है, पूछ लेती है, लेकिन अगर उन्हें हेल्प नहीं मिलती है तो वो एट दी एंड एक जो है लास्ट रिसोर्ट जो है किसके पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास में जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो ये कमर्शियल बैंक्स की जो भी नीड्स होती है वो फुलफिल करती है, और वही जो है इसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी है, कि अगर कहीं से भी हमारा काम नहीं बना तो पापा जी बैठे हैं वो हमारा क्या कर देंगे, काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एंड हु इज पापा हेयर, जो सेंट्रल बैंक है दैट इज दी पापा, ठीक है। तो बस उसी चीज को आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। सो अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेडी टू हेल्प द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन who is in need of immediate financial help to come out of the financial struggles is the lender of last resort। सबसे पहले हमने क्या किया, lender of last resort होता क्या है उसे एक्सप्लेन कर दिया। तो जब भी अगर किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को अगर फाइनेंशियल नीड की जरूरत है और इमीडिएट जरूरत है तो उन फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए जो हेल्प करता है उसे हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोचेस द रिजर्व बैंक एज द last resort। Reserve Bank advances a loan to such banks against approved securities, ठीक है। By offering loan to the commercial bank in situations of emergency, the Reserve Bank ensures that, अब Reserve Bank क्या ensure कर रही है, the banking system of the country does not suffer from any setback, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट्रल बैंक जो है ये इंश्योर कर रही है कि अगर एक भी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक जो है ना वो अगर डगमगाएगी तो वो पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है उस पर अफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो है जो सेंट्रल बैंक है वो इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को
जो है सफर करने से बचाती है, ठीक है। Money market remains stable. It preserves the stability of banking and financial system by protecting individuals' deposited funds and preventing panic-ridden withdrawals from bank with temporary limited liquidity. For more than century and a half, central banks have been trying to avoid Great Depressions by acting as a lender of last resort in times of financial crisis. All right, I guess this is clear to you. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी दो क्वेश्चन है इसके, देखते हैं क्या गिवन है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑन नेशनल इनकम एंड बी है इसका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या अज्यूम कर लेना है कि 3 मार्क्स डिवाइडेड है, 3 मार्क्स का आपका ए होगा, 3 मार्क्स का आपका बी होगा। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है। सबसे पहले है कि अगर एक्सचेंज रेट राइज होता है तो उसका इंपैक्ट नेशनल इनकम पर क्या होगा, आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। एंड सेकेंड है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है, ठीक है, जो हमारा डेफिसिट इन बीओपी होता है, उसका जो कंसेप्ट है वो हमें एक्सप्लेन करना रहेगा। सबसे पहले ए वाले को हम लोग आंसर करेंगे। So if the exchange rate of a country falls with respect to other countries, then its exports become cheap while imports become expensive. अब इसकी वजह से आपका जो नेशनल इनकम है उस पर क्या इफेक्ट होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी स्टूडेंट्स, देखो इंपोर्ट जो है, सॉरी जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो गए, वो चीप हो गए हैं। तो अल्टीमेटली अब जो फॉरेनर्स है वो हमारे गुड्स को क्या करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो रिलेटिवली जो इंडिया के गुड्स हैं वो चीप मिलेंगे उन्हें, और जब किसी भी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा, जो हमारे इंपोर्ट्स है वो महंगे हो गए। अगर इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो यहाँ के जो डोमेस्टिक पीपल हैं वो उन गुड्स को कम कंज्यूम करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स को। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिवली क्या है, कॉस्टलियर हो चुके हैं हमारे लिए। तो अल्टीमेटली जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो हम जो है हम इंपोर्टेड गुड्स को कम खरीदेंगे। तो अब वही सेम वांट को फुलफिल करने के लिए हमें दूसरा गुड तो चाहिए ना, उसके सब्स्टिट्यूट्स को कंज्यूम करेंगे जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है। तो अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उससे जो आपकी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी, अगर जो है सारी चीजें सही मैनर में चल रही है तो, ठीक है। तो ये चीज आप बता सकते हो। इसके एक एग्जांपल से जो है हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर्ली पूरा कि कैसे जो है सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। So for example, if earlier the exchange rate was $1 is equals to Indian rupee 60, and if the exchange rate increased to $1 is equals to Indian rupee 70, then businesses that are selling their products in the US will receive more money, ठीक है। That means जो export की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। So if my product was priced at $5, earlier I was receiving 5 into 60 करेंगे तो कितना इंडियन रुपये हो जाएगा, 300, ठीक है। Now the exchange rate depreciated to Indian rupee 70, ठीक है। So for the same priced product in the US that is priced at $5, I will be receiving rupees 350, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर इंपोर्ट्स क्या होगा, एज दी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएटेड टू Indian rupee 70, and if I want to purchase a smartphone worth $200, earlier I had to pay कितना, 12,000, ठीक है, 200 into 60, एंड अब जो है वही सेम चीज के लिए 14,000 पे करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स जो है वो चीपर होंगे, जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो कॉस्टलियर हो जाएंगे इफ अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जैक्टली अपोजिट विल हैपन व्हेन एक्सचेंज रेट विल एप्रिशिएट, ठीक है। और एप्रिसिएशन का ये जो है एक एग्जांपल दिया कि पहले जो है कितना था, 60 रुपीज पर डॉलर, और अब जो है 50 रुपीज पर डॉलर, तो ये एप्रिसिएशन का है, ठीक है। देन सेकेंड वाले पर आते हैं, जो डेफिसिट इन बीओपी है उसे एक्सप्लेन करना है। सो द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज गवर्न्ड बाय द बैलेंस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इन द बीओपी, ठीक है। द बीओपी वुड show a deficit if the autonomous receipts are lesser than the autonomous payment, ठीक है। अगर autonomous payment ज्यादा हो रहे हैं किससे, autonomous receipt से, तो वो जो है वो आपका deficit शो करेगा। autonomous transactions and accommodating transactions ये दो हम लोगों ने पढ़े हैं।
जब भी हम डेफिसिट सरप्लस की बात करते हैं तो वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है आते हैं, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इस डेफिसिट सरप्लस को या फिर वी कैन से कि जो डिसइक्विलिब्रियम है उसे इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस, जो भी पर्टिकुलर चीजें अंडरटेक की जाती है, दैट वुड बी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो एज ऑटोनोमस रिसीट्स implies a receipt of foreign exchange and autonomous payment implies a payment of foreign exchange, so it can be said that BOP would show a deficit when the foreign exchange receipts are less than foreign exchange payment, which also means that BOP deficit would reflect depletion of foreign exchange reserves of the country, ठीक है। तो ये जो deficit है उसकी वजह से जो है हमारा जो foreign exchange reserve है वो क्या होगा, वो डिप्लीट होगा, वो कम होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, कैलकुलेट फर्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड बी वाला है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देखते हैं कि आपके पास में क्या जो है पर्टिकुलर चीजें गिवन है, कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है, जिससे कि हम लोग एनएनपी एट एमपी एंड जो आपका जीडीपी एट एफसी इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो रेंट एंड इंटरेस्ट है, वेजेस एंड सैलरीज है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, subsidies, corporation tax, net factor income to abroad, dividends, consumption of fixed capital, social security contribution by employers and mixed income। जो various components हमारे पास में given है, ये कौन से particular method से related है, these are related to your income method, ठीक है। तो income method का formula हम use करेंगे। income method में हमें initially कौन सा aggregate मिलता है students, तो हमें मिलता है NDP at FC, ठीक है। तो सबसे पहले NDP at FC को ही find out कर लेते हैं, and then इसके बाद में इसे जो हम लोग convert कर देंगे एनएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी पे, ठीक है। तो क्या होता है ये पर्टिकुलर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। देखते हैं क्या 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 कंपोनेंट्स गिवन है। रेंट एंड इंटरेस्ट है 6000 का हम लोग लेंगे। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज मतलब कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही एक कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरीज 1800 की ले लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपके पास में, ठीक है। अब देखो अगर आप लोगों के पास में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं गिवन है तो फिर हम इसे इंक्लूड करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया और जो डिविडेंड्स है, इन तीनों को ऐड कर करके क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है जो कि इसका एक कंपोनेंट बनता है। तो इसी के लिए जो है हम ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे 400 वाला, कॉर्पोरेशन टैक्स लेंगे 120 एंड डिविडेंड्स लेंगे कितने 80, ठीक है। देन यू हैव नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी इस चीज को हम लोग जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बाद में इसे हमें यूज करना ही पड़ेगा जब हमें एनएनपी एट एमपी चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाए अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में मिक्स्ड इनकम आ जाएगी आपकी 1000 की। इन सारी वैल्यूज को, ये जो हम लोगों ने मार्क किए, इन सारी वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो विल गेट एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एनएनपी एट एमपी में। बहुत ही इजीली हम लोग इसका कन्वर्जन कर देंगे। एनएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, इसमें आप लोग प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, और इसमें आप क्या प्लस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। ये डोमेस्टिक पर है, नेशनल पर है, तो डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो वो हमारी नेशनल बन जाएगी। और या फैक्टर कॉस्ट पर है, मार्केट प्राइस पर है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमारे पास में मार्केट प्राइस बन जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये सारी जो आपका एनडीपी एट एफसी है उसके बाद में यू विल बी रिक्वायरिंग नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है -70 का, टू अब्रॉड गिवन है, तो यहाँ पर आप प्लस कर रहे थे, अब इसको माइनस कर दो बिकॉज ये टू अब्रॉड गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए ये -70 अल्टीमेटली वो आखिर में जाकर प्लस ही होना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है आप लोगों के पास में 100, ये आप ले लोगे, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ कि एनडीपी एट एफसी को आपको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी में, तो जीडीपी एट एफसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। सिर्फ और सिर्फ यही चेंज है, ये नेट पर है, ये ग्रॉस पर है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है 50 का, ठीक है। तो जब आप एनडीपी एट एफसी में 50 को ऐड कर दोगे तो आपके पास में जीडीपी एट एफसी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई गेस
जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया, पूरा जो इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया है कि आपको कैसे जो है इसे फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको यहाँ से सब कुछ बता दिया कि आपको क्या क्या ऐड करना है। अब अल्टीमेटली इनका जो एंड रिजल्ट है, जो आंसर है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले क्या किया, एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर लिया, वही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9600 करोड़ की आ गई। उसके बाद में एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट कर लिया, ये चीजें करके तो आपके पास में एनएनपी एट एमपी आ गया है 9630 करोड़ का। देन यू हैव जीडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एफसी को हमने इस वे से फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास में आंसर आ गया है 9650 करोड़ का। ठीक है, आई गेस जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है जब वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जब टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन टोटल रिसीट्स, इस टोटल रिसीट्स में हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स इसका पार्ट नहीं होती है। तो व्हेन टोटल रिसीट्स आर मोर देन टोटल, सॉरी when total receipts except borrowing is less than what total expenditure of government, it is termed as fiscal deficit. Fiscal deficit is equals to borrowings भी होता है। ठीक है, देन बात आती है प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट आपका बताता है कि फिस्कल डेफिसिट का कितना पार्ट जो है आप इंटरेस्ट पेमेंट में यूज करो, दैट मीन्स बोरोइंग्स का कितना पार्ट आप इंटरेस्ट पेमेंट में यूज करते हो, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जब हम करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट हम लोगों का निकलता है। ठीक है, अब इस चीज को आपको प्रॉपरली इन दी फॉर्म ऑफ डेफिनेशन लिख देना है। आंसर देख लेते हैं, प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट ऑकर्स व्हेन द नेट इनकम जनरेटेड, रेवेन्यूज लेस एक्सपेंडिचर, falls short of the projected net income. This refers when the actual amount of revenue received and और या फिर और हम बोल दें कि जो actual amount of expenditures हैं do not correspond with budgeted revenue and expenditure figures. ठीक है, then comes to the fiscal deficit. तो fiscal deficit occurs when the government's total expenditure exceed revenue that it generates, excluding money from borrowings. ठीक है, deficit differs from debt which is an accumulation of yearly deficits. ठीक है, इसमें जो है आप रेवेन्यू डेफिसिट का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट का भी जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। सो द डेफिसिट कैन बी मेजर्ड विथ और विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेब्ट एज एक्सपेंडिचर्स। द प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द करंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द टोटल करंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा एंड उसका भी जो है आप फॉर्मूला लिख दो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट। इसी का एक और वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट वन इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये दोनों जो हैं जो कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हमारा क्या मतलब है और इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। सबसे पहले तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एम टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल द गवर्नमेंट एम टुवर्ड्स वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। सो द प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज टेंड टू डाइवर्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स एरियाज ऑफ हाई प्रॉफिट while ignoring the areas of social welfare. In such a situation, the government through the budgetary policy aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities of the country. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी बजटरी पॉलिसी से क्या करती है, ये जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एलोकेट करती है इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज क्या होगा, अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोचेगा और उस वे में जो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन्हें कोई भी काइंड ऑफ जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना जो बजटरी टूल होता है उसकी हेल्प से ये जो रिसोर्सेज वगैरह है उन्हें एलोकेट करती है सही जगह पर। ठीक है,
देन यू हैव रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, जो तो ये जो इनकम इनइक्वालिटीज है ये गवर्नमेंट कैसे कम करती है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज वाली जो पॉलिसी है इसे यूज करके, कि जो हाई इनकम लेवल, जो हाई इनकम ग्रुप है पीपल का, उसमें से क्या करती है गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह चार्ज करती है, और जो लो इनकम ग्रुप है उन्हें टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। ठीक है, एक स्लैब है ना हमारा कि भाई अगर 2.5 लाख के नीचे अगर आपकी सैलरी है तो आप जो हो इनकम पेबल या जो है हमारी इनकम टैक्स वाले स्लैब में नहीं आते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट वेरियस स्लैब्स बनाती है, और जो इनकम टैक्स पे करते हैं उसमें भी आपको वेरियस स्लैब्स दिखेंगे कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप इतना इनकम टैक्स पे करोगे, इतनी इनकम है तो इतना इनकम टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है वो रिड्यूस करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज की जो पॉलिसी होती है उससे। ठीक है, सो गवर्नमेंट थ्रू बजट मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। Income inequalities are so much prevalent in the economy like India. To achieve this objective, government uses fiscal instruments of taxation and subsidies. By imposing taxes on rich and giving subsidies to the poor, the government redistributes income in favor of poorest sections of the society. Distribution of food grain through fair price shops to BPL below poverty line population is an important step in this direction. Equitable distribution of the income and wealth is a sign of social justice. Thus government budget reduces income inequalities. ठीक है, तो इस वे से जो है गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स बजटरी पॉलिसीज। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है, एंड आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं ऑफ द ईयर 2018 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से। कभी कभी यूट्यूब से जो है वीडियोस को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जो है वेबसाइट और ऐप जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज अरेंज मिल जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियोस वगैरह को फाइंड आउट करने में। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।